हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए कोर्सेज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना? तो यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विन सीरीज। यहाँ से आपको सारे जो हम यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं डेली करंट अफेयर के, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाइए बेशक रजिस्टर कीजिए और एंजॉय कीजिए। इसके अलावा सी सेट यूपीएससी के लिए ध्यान रखिएगा, हमने स्टार्ट किया था, बट हाँ कुछ कारण थे, किसी का पार्टिसिपेशन नहीं आया, तो हमने कहा कि फिर कुछ दिन रुक जाते हैं। ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट। इफ यू विल लव इट, यू विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने वीकली न्यूज के ऊपर टेस्ट सीरीज निकाली थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ एसए की टेस्ट सीरीज मात्र 500 रुपए में 4 टेस्ट हम आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन आवर लेक्चर। और लेक्चर की शुरुआत में आज ध्यान रखिए, बहुत छोटा लेक्चर होगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हम डिस्कस करेंगे, केवल और केवल एक टॉपिक है, केवल और केवल एक टॉपिक है। सो आई फील यू विल बी वेरी हैप्पी टुडे। बट टॉपिक आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, आयुर्वेदा इन इंडिया। आयुर्वेद हम सभी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 4 वेदों का पार्ट नहीं है। कोई बोलता है भाई 4 वेद कौन से इंडिया के, कुछ लोग आयुर्वेद उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, जो याद नहीं आता वेद तो आयुर्वेद जोड़ देते हैं, बट ध्यान रखिए आयुर्वेद इज नॉट अमॉन्ग 4 वेदास। 4 वेदास में से आयुर्वेद नहीं है। हिंदुस्तान में जो मतलब इंडियन कल्चर है, वहां 4 कौन कौन से वेद हैं उनका नाम मुझे बताइए, और ओल्डेस्ट वेद कौन सा है। चलिए ओल्डेस्ट में आपकी हेल्प कर देता हूं, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद इज कॉल्ड ओल्डेस्ट। और अगर आपको मालूम हो तो फिर ऋग्वेद का जो पीरियड है वो सबसे बड़ा है ना, और बाकी 3 उसके नीचे आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बाकी के कौन से 3 वेद हैं। ध्यान रखिए उसमें आयुर्वेद नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखिए। 4 जो हमारे प्रमुख वेद हैं उसमें आयुर्वेद डायरेक्टली मेन वेद नहीं है। ठीक है, पार्ट है, छोटा सा, डेफिनेटली छोटा पार्ट है, बट आयुर्वेद डायरेक्टली वेद नहीं है। ठीक है, अब ये समझिए, वेद, आयुर्वेद की अगर मैं बात करता हूँ, वेद मतलब क्या होता है, बेसिकली नॉलेज होता है। ध्यान रखिए, वेद मतलब नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, ज्ञान जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना, नॉलेज। इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर क्लोज टू 3000 ईयर्स। 3000 सालों के लिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैज बीन सर्विंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। काफी सारे इंडियंस का इसको मतलब 3000 सालों से इसने मतलब हेल्प किया है। ठीक है, आयुर्वेदा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयु, आयु मीन्स होता है आपके पास लाइफ। ठीक है, और वेदा मतलब होता है साइंस और नॉलेज। तो बेसिकली दिस इज द साइंस ऑफ लाइफ, नॉलेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आयुर्वेदा जो है ये सभी लिविंग थिंग्स को, ह्यूमंस को, नॉन ह्यूमंस को एम्ब्रेस करता है। एक तरीके से वन हेल्थ अप्रोच जो हमारे पीएम मोदी साहब ने दी थी, कौन सी हेल्थ अप्रोच, उसको रियली में अगर कोई इम्बाइब करता है तो वो है इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, जहां पे हम पूरे ह्यूमन को एक हार्मोनी में देखते हैं विद नेचर। ठीक है, ध्यान रखिए 3 मेजर ब्रांचेस है इसकी। पहला है नर आयुर्वेद। नर आयुर्वेद मतलब जैसे हम और आप, नर और मादा मतलब ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली। ठीक है, डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इंसानों से डील करता है। ठीक है, इसको नर आयुर्वेद बोलते हैं। ध्यान रखिए इसमें वुमेन भी शामिल है, तो उस समय मतलब शायद फेमिनिस्ट कम थे। ठीक है, सत्व आयुर्वेद जो है, सत्व आयुर्वेद जो है एनिमल लाइफ से डील करता है। ध्यान रखिएगा, उसके रोगों से डील करता है। ठीक है, इसके अलावा वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष का मतलब होता है इंग्लिश में ट्री। ठीक है, तो वृक्ष आयुर्वेद दैट मीन्स प्लांट लाइफ से डील करेगा, इसकी ग्रोथ और डिजीजेस से डील करेगा। ठीक है, आयुर्वेद में ये माना जाता है जो लिविंग मैन है ये 3 ह्यूमर से बना होता है। 3 ह्यूमर कौन सा है? वात, पित्त और कफ, है ना। वात, पित्त, कफ, ये 3 ह्यूमर से बना होता है। साथ साथ इसमें 7 बेसिक टिश्यूज माने गए हैं। 7 बेसिक टिश्यूज कौन कौन से हैं? रक्त, मांसा, ठीक है, मेदा, इसके अलावा अस्थि, मज्जा और शुक्ल। ध्यान रखिएगा ये 7 बेसिक टिश्यूज माने गए हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से निकलते हैं वो होते हैं मल, मूत्र और स्वेद। ध्यान रखिएगा, मल, मूत्र और स्वेद, मल, मूत्र और स्वेद। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। 3 ह्यूमर कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। ठीक है, वात अगर गड़बड़ होता है तो हम कहते हैं अक्सर गैस की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पित्त और कफ ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वात से दर्द भी होता है, वात अगर कहीं ज्यादा हो जाए, वायु जो ज्यादा हो जाए तो दर्द भी होगा। ठीक है, तो पित्त और कफ, कफ मतलब लंग्स के डिजीज हो जाएंगे आपको। ठीक है, पित्त से आपके पेट के डिजीज होंगे, गैस बनना पित्त में आएगा। आई एम रियली सॉरी, शुरुआत में गलत बोल गया था। ठीक है, जो बेसिक टिश्यूज है आई होप आपको मालूम है, रस, रक्त, मांसा, मांस, और उसके बाद मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, और 3 जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिन ये मूत्र है ना, एंड स्टूल एंड देन योर स्वेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके आगे चले, अगर ध्यान रखिए तो फिर आयुर्वेद जो है इज नॉट ओनली ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन
बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। ध्यान रखिएगा, हिंदुइज्म इटसेल्फ पे कहा जाता है वे ऑफ लाइफ है, और इन जनरल ऐसा माना गया है जो इंडियन वे ऑफ लिविंग था उसका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। फेथ आपका कोई भी हो, किसी भी तरह का, इट इज मोर अबाउट अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव हेल्थ इंश्योर कर सकें और साथ साथ अपना स्पिरिचुअल अटेनमेंट अचीव कर सकें, ठीक है। आयुर्वेद को आपको हिंदुइज्म से रिलेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे लोग एंटाई हो जाते हैं। लोग के साथ प्रॉब्लम भी यही है, प्रॉब्लम भी कई जगह यही है कि योग को हिंदुइज्म से रिलेट करते हैं। देखो, हिंदुइज्म अपने आप में एक रिलीजन के फॉर्म में बाद में डेवलप हुआ, इट वाज मोर लाइक अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। आयुर्वेद की बात करें तो ध्यान रखिए, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स में दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? आई रियली हेट दीज बुलेट्स, है ना, कितने फटफटिया लेकर चल देते हैं कहीं भी फटफटियाते हुए, बट कोई बात नहीं। आयुर्वेद जो है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स दोनों पे फोकस रखता है, ठीक है। कि प्रिवेंटिव में क्या है कि आपको कहते हैं ना, मतलब पहले से ही मतलब दुर्घटना से देर बनी, है ना, तो प्रिवेंशन करके चलो, प्रिवेंशन करके चलो, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ पर्सनल एंड सोशल हाइजीन की बात करता है, हम दूर से नमस्कार करते हैं ताकि कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा ना फैले। हमारा देश धूल मिट्टी वाला देश है, तो ठीक है, हम किसी के भी घर जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर उतार करके जाते हैं, ठीक है। डिटेल्स ऑफ विच डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल नीड्स, तो जैसा भी है इंडिविजुअल क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल नीड्स के ऊपर हम बात करेंगे इसमें, जब भी आयुर्वेदिक किसी भी पर्सन से बात करेंगे तो वो बात करेंगे। क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं आयुर्वेद का, तो ध्यान रखिए इसमें हर्बल मेडिसिन यूज की जाती हैं, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, फिजियोथेरेपी, डाइट, इन सब पे फोकस रखा जाता है, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये डिबेट बहुत ज्यादा चल रही थी आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, है ना, वर्सेस एलोपैथी, तो एक डॉक्टर, मतलब बहुत अच्छा मैं इंटरव्यू देख रहा था, आई एम फॉरगेटिंग ऑन विच चैनल, he told, see, both are complementary, both are not anti each other, है ना। Often allopathy doctors think that the Ayurveda is science for quacks, but no, if you see, there are certain aspects जहाँ पे Ayurveda is far more better as compared to allopathy, है ना, allopathy लिख दिया, I'm really sorry, allopathy, है ना। एलोपैथी कोई मॉडर्न साइंस या कुछ अलग सा साइंस नहीं है, इट इज मोर अबाउट ट्रेडिशनल साइंस। आयुर्वेदा ट्रेडिशनल साइंस नहीं है, दोनों अपने आप में मेडिकल साइंस है, दोनों अपने आप में मेडिकल साइंस है, बट तरीका अलग है, अप्रोच अलग है। तो जब कोई डिजीज हो उसको ट्रीट करने के लिए दोनों को अगर मिला के चला जाए तो बहुत करीने से हो सकता है। बीएचयू, अगर मैं बताऊं आपको, बीएचयू में जो मेडिकल कॉलेज है, यू वोंट बिलीव कि सुश्रुत से इंस्पायर होते हुए बीएचयू में जब एलोपैथी का कॉलेज खुला था, तो आयुर्वेदिक वहां के शिक्षकों ने, आयुर्वेदिक शिक्षकों ने स्कैल्पेल पकड़ना और ऑपरेशन करना एलोपैथी वालों को सिखाया था, आयुर्वेदिक के शिक्षकों ने। कैन यू थिंक ऑफ दैट? तो ध्यान रखिए, आयुर्वेदा जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री है एलोपैथी में। आयुर्वेदा के थ्रू आप अपना फूड कंट्रोल कर सकते हो, चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, इस मतलब क्यूरेटिव मतलब मेडिसिन ज्यादा, प्रिवेंटिव मेडिसिन ज्यादा तरीके से ले सकते हो, तो इससे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी और अपने आप रोग जो है आधा खुद ब खुद ठीक हो जाए, है ना। इस बात को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा। आप जैसे देखो, डिप्रेशन के में भी अक्सर आप देखोगे तो सर्पगंधा दिया जाता है, ठीक, अश्वगंधा, सॉरी सॉरी, हाँ एक मिनट, सर्पगंधा दिया जाता है ना, सर्पगंधा या क्या तो उसको बोलते हैं, ये सर्पगंधा मेडिसिन दी जाती है। अब इससे जो है ना, एस्परगिलस जिसको कहते हैं, शायद तक है ना इंग्लिश में, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। एलोट्रॉपी वालों ने क्या किया, इसका एक एक्सट्रैक्ट केमिकल कंपोनेंट निकाला जो कि काम करता था। अब एक्चुअली में क्या हुआ, सर्पगंधा जो है हम लोग लोगों को देते थे, उसमें कई सारे माइक्रो कंपोनेंट्स और होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और होते हैं, जो इसके मतलब जो मेन कंपोनेंट है उसका जो मतलब साइड इफेक्ट है उसको काउंटर करते थे, ठीक है। तो सर्पगंधा अपने आप में कंप्लीट होलसम मेडिसिन थी, कंप्लीट होलसम मेडिसिन थी सर्पगंधा, या समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्ट नेम, आई थिंक, पता नहीं क्यों, बट हाँ ठीक है, समझ रहे हो बेसिकली, मतलब समझो कि इसमें से कोई XYZ कंपोनेंट था जो मेन कंपोनेंट था, जो एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता था, एंड इसमें बाकी सारे ABCD न्यूट्रिएंट्स थे जो कि इसके साइड इफेक्ट्स को काउंटर करते थे। अब एलोपैथी ने क्या किया, वी आर साइंटिस्ट, हम तो भैया दवाई बना के बेचेंगे, भाई मेडिसिन बेचना जरूरी है ना, तभी तो पैसे आएंगे। तो हमने क्या किया, इसको प्रोसेस करके इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, वो एक पर्टिकुलर XYZ कंपाउंड निकाला, और जब हमने उसको पेशेंट को देना चालू किया तो क्या हुआ, एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो सुइसाइडल टेंडेंसीज बढ़ने लग गई, उल्टा पीपल वेयर मोर सुइसाइडल आफ्टर दिस। एक तो पहले से डिप्रेशन में मरीज, ऊपर से और सुइसाइडल टेंडेंसी बढ़ा दो, है ना। तो आप समझिएगा, जो चीज रिलैक्स करती है उल्टा सुइसाइडल टेंडेंसीज जो बढ़ा रही थी। तो इसीलिए फिर उसके बाद दवाई को डिसकंटिन्यू किया गया और वापस डॉक्टर्स हैड टू स्विच टू द नेटिव ओरिजिनल प्लांट, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि सर्पगंधा या जो नेटिव ओरिजिनल प्लांट्स में जो खासियत हो सकती है, वो बाहर
एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है। Then what is the principle of Ayurveda? That is preventive. That the preventive and therapeutic measures must be adapted to the personal requirement of each patient. हर पेशेंट की अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हमें थेरापेटिक मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। की चैलेंज, ऐसा नहीं हर बंदे को पीसीएम थमा दो, हर बंदे को पीसीएम थमा दो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान बच्चा हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पैरासिटामोल थमा दो, नहीं। आयुर्वेद कहता है भाई सबके लिए अलग अलग तरीका है। की चैलेंजेस क्या है आयुर्वेदा के मॉडर्न वर्ल्ड में? देखो, पहली चीज, आउटडेटेड आइडियाज बहुत सारे हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, आयुर्वेदा के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं ये मानते थे कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लैडर है वो कहाँ से भरता है, बहुत छोटे छोटे डक्ट्स हैं, कहाँ से निकलते हैं, इंटेस्टाइन से निकलते हैं, है ना। और किडनी के रोल के बारे में तो बहुत ज्यादा पता नहीं था, बहुत ज्यादा पता नहीं था किडनी के रोल के बारे में, ठीक है। इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस एंड दस लिमिटिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। अगर इमरजेंसी केस है तो बहुत डिफिकल्ट होता है आयुर्वेदा से उसको ट्रीट कर लेना, ठीक है। आयुर्वेदा थेरेप्यूटिक्स आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर टू मेनी डूज एंड डोंट्स। ध्यान रखना, डॉक्टर्स भी कई बार क्वैक की तरह हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि भाई क्यों नहीं मेडिसिन काम कर रही है ना। मेडिकल प्रैक्टिसेस इन आयुर्वेदा आर नॉट यूनिफॉर्म, कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद ही नहीं, इसके साथ आयुष भी मिल जाता है ना, आयुष भी मिल जाता है, और आयुष प्लस आई विल से दैट, ठीक है। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो फिर कई बार नॉन यूनिफॉर्म प्रोसीजर के कारण गड़बड़ियां होने लगती हैं, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नॉट यूनिफॉर्म होने के कारण भी दिक्कत ये है, सेंट्रलाइज्ड सिंगल तरीके से डॉक्टर को नहीं बनाया जाता, क्योंकि जियोग्राफी बदलती है, क्लाइमेट बदलता है, लोकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बदलती है, उसके हिसाब से मेडिसिनल प्लांट बदल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे फ्लोराइड जहाँ पे ज्यादा होगा, फ्लोराइड जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे लाल मिर्च भी ज्यादा होगी। यू वोंट बिलीव दैट रेड मिर्च, जो लाल मिर्ची है, रेड चिलीज will be more cultivated in that area because it has been found that red chilies counter the bad effects of fluoride, excess fluoride, है ना। मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बाय आयुर्वेदिक फार्मास, आयुर्वेदिक फार्मास भी क्या कहते हैं, बहुत सारे मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा लगाती हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट से एकदम मिलती जुलती है, जबकि ट्रुथ इज वो मशीन में डाल के पीस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। मूर्ख बनाने वाली चीजें होती हैं कई जगह, ध्यान रखना। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स फार्मेकोलॉजी, ठीक है, फार्मेकोलॉजी को रिवर्स करो। साइंस ऑफ इंटीग्रेटिंग डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग into leads through transdisciplinary extrapolatory studies develop these into drugs। अब मैं समझ सकता हूँ काफी कॉम्प्लिकेटेड लाइन होगी, बट घबराइए मत, समझा दूंगा। इससे कहने का मतलब है, अभी तक हम क्या मानते थे कि भाई देखो एक हाइपोथेसिस बनाओ, एक हाइपोथेसिस बनाओ, एंड जो भी दवाई है उस पर काम करो, है ना। जो दवाई है एक्सट्रैक्ट केमिकल है उसको एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। ये केमिकल ठीक कर रहा है, दैट इज व्हाई वी विल एक्सट्रैक्ट दैट केमिकल, seal that in a cube capsule, है ना, seal that in a cube capsule, seal that in capsule and give to every patient, है ना, every patient, कोई भी पेशेंट हो, हर पेशेंट को वही दवाई दी जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, नहीं, not every patient, why to extract exactly that chemical, why, है ना, why to extract, नहीं, आप क्या करो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डॉक्यूमेंट करो, ऑब्जर्वेशंस को डॉक्यूमेंट करो, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करो। फॉर एग्जांपल, किसी ने किसी पर्सन को ये दवाई दी और इस एरिया में उससे काफी राहत मिली, ठीक है। आफ्टर ऑल, जो क्विनैन आज की डेट में हम लोग कहते हैं, क्विनैन की गोली आती है, तो क्लोरोक्विनिन जो मतलब एक्चुअली मतलब उसका नेटिव प्लांट है, चिकोना कहते हैं, चिंकोना, है ना, चिंकोना। किसी ने उसको देखा होगा, किसी ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, इससे मलेरिया ठीक हो जाता है, तभी तो जाकर के उससे क्विनैन की गोली निकाली गई, क्विनाइन की गोली तभी तो उससे निकली, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसको एक्स्ट्रापोलेटरी स्टडीज, ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज में लेके आना बहुत जरूरी है, ठीक है। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं, बिल्ड कैप्चर एंड रिटेन फॉर इंडिया लीडरशिप पोजीशन बाय सिनर्जाइजिंग बेस्ट कॉम्पिटेंसीज ऑफ पब्लिकली फंडेड R&D इंस्टीट्यूट, एकेडमिया एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। तो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आज की डेट में टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, जिसके थ्रू हम बेस्ट लीडर्स को कैप्चर करेंगे जो कि बेस्ट कॉम्पिटेंसी रखते हैं सारी फील्ड में, R&D बेटर तरीके से कर सकते हैं, और साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट स्टेक होल्डर, फॉर एग्जांपल R&D इंस्टीट्यूशन, एकेडमिया और प्राइवेट इंडस्ट्री, इन तीनों को लेकर के आना है ताकि बेटर से बेटर तरीके से हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर सकें। केरला की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, केरला आयुर्वेदा को एज ए
वे ऑफ इंप्रूविंग इम्यूनिटी प्रमोट करता है, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन में। और एक्चुअली आयुर्वेदा इज दैट, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदा में काफी सारे ऐसे गुण हैं जिसके थ्रू आपकी इम्यूनिटी काफी बेटर हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, प्लीज डोंट गो, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी से रिलेटेड है। और सबसे पहला आज का जो न्यूज है वोराक वोराक जोराक टेक्निक है, ठीक है। तो वोराक टेक्निक जो मैं बोलूंगा तो ध्यान रखना, अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट वर्नोन वोराक पास्ट अवे, अभी अभी इनकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। जो वोराक टेक्निक इन्होंने खोजी थी, इसका वेदर फोरकास्ट में काफी ज्यादा यूज होता है, वेदर फोरकास्ट में काफी ज्यादा यूज होता है। हम AI ML दुनिया भर की लर्न टेक्निक जो भी है लगा सकते हैं, बट थिंग इज ये भी तो किसी बेसिस पे काम कर रही होंगी, ऐसा हवा में तो बात कोई नहीं कर सकता। वो जो बेसिस है वो क्या है? वो है वोराक टेक्निक। ध्यान रखना, इवेंचुअली इस मॉडल के एडवांस वर्जन डेवलप हुए, ठीक है। ये जो मॉडल था, ध्यान रखिएगा, ये मॉडल बेस्ड है क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक, क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक, ठीक है, जो कि ट्रैक करता है किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट एंड डिके को, ठीक है। पहली बार डेवलप किया गया था 1969 में, और इसको स्टॉर्म्स को एब्जॉर्ब करने के लिए नोटिस की मतलब बनाया गया था नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। तो ऑब्वियसली बात है, सोचो 1969 में कितना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे, कितना क्या चीज अवेलेबल था, किसी को भी नहीं, मतलब सबको समझ में आता है कि काफी पुराना था। स्लोली स्लोली ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल हुए, स्पेसिफिकली पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, इस मेथोडोलॉजी में जो सैटेलाइट इमेजेस उस समय के थे पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से, इसके थ्रू हम क्या करते थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट को स्टडी करते थे, फॉर एग्जांपल हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफून, और उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन करते थे। वोराक टेक्निक जो है ये काफी सारे एडवांसमेंट के थ्रू गुजरी है अपने इंसेप्शन के टाइम से, और अब जो है स्टेट ऑफ आर्ट टूल हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पुणे में है, आई थिंक महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो वहां पे भी आप देखो तो सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, आई वोंट बिलीव, सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है जस्ट फॉर, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल लैब जो है सुपर कंप्यूटर का यूज करती है सो दैट कि एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन हो सके, ठीक है। बट ध्यान रखना कि आज भी सारे ये जो मॉडल्स हैं, जो ये मॉडल्स यूज करते हैं AI ML सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, भले यूज करो, बट वोराक टेक्नोलॉजी के एडवांस वर्जन को आपको मैंडेटरी ये यूज करो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है, उसके अलावा कोई मॉडल आया ही नहीं इतना एक्यूरेट, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, वेदर से ही रिलेटेड दूसरा सवाल भी है कि इथिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं वेदर मॉडिफिकेशन के, ठीक है। चाइना ने 500,000 वेदर मॉडिफिकेशन ऑपरेशन किए 2002 से 2012 के बीच में 10 साल में, और इसका खामियाजा अब इसको भुगतना पड़ रहा है ना। क्या खामियाजा, सब कुछ बात करेंगे। वेदर मॉडिफिकेशन है क्या, पहले तो ये समझो। मैंने आर्टिफिशियल रेन की पहले भी बात की थी आपको, है ना, आर्टिफिशियल रेन की मैंने बात की थी। That is also a kind of weather modification. That is also a kind of weather modification, also known as weather control, which is a part of geoengineering. Is the act intentionally manipulating or altering the weather. ध्यान रखना है, जियो इंजीनियरिंग का एक बहुत मेजर पार्ट है वेदर कंट्रोल, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली वेदर को मैनिपुलेट कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, क्लाउड सीडिंग पे दोस्तों मैंने पहले भी लेक्चर लिया हुआ है, आई होप आप लेक्चर मेरा देख रहे हो, जियोलॉजी का, जियोग्राफी का, सॉरी जियोग्राफी का। उसमें रेन एंड स्नो को हम कैसे इंड्यूस करवाते हैं, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उससे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब छिड़का जाता है, कभी कभी ड्राई आइस भी छिड़की जाती है, तो किस केस में क्या छिड़का जाता है और कैसे काम करता है, मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर समझाया हुआ है पहले, ठीक है। तो इंक्रीज द लोकल वाटर सप्लाई, या लोकल वाटर सप्लाई को आप यूजुअली बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन पोपोए भी चालू किया गया था, कहाँ पे, जहाँ पे क्लाउड सीड किए गए थे ताकि मानसून प्रोलॉन्ग हो वियतनाम में। इज इट क्लियर? जियो इंजीनियरिंग क्या है? जियो इंजीनियरिंग समझना एक डेलिबरेट लार्ज स्केल इंटरवेंशन है कैरीड आउट इन द अर्थ नेचुरल सिस्टम टू रिवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, सोलर जियो इंजीनियरिंग और डिमिंग द सन बाय स्प्रेइंग सल्फेट्स इनटू द एयर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक इनटू द स्पेस। ध्यान रखना, जियो इंजीनियरिंग का ही दूसरा तरीका है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। आपको भी पता है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सनलाइट आ रही है, तो उसी को वापस भेज दो। कैसे भेजोगे वापस? तो सल्फर का स्प्रे कर दो, और उसके कारण जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। क्लाउड ब्राइटेन हो जाएंगे जिसके कारण, ठीक है। और इवेंचुअली सॉल्ट वाटर भी स्प्रे कर सकते हो ताकि बादल और बना दो और वो रिफ्लेक्टिव हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करने की हम बात करते हैं, तो आपको पता है ओशन फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आयरन या यूरिया को डंप करते हैं जानबूझ के समंदर के अंदर, ताकि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करे और उसके कारण ज्यादा से ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो, ठीक है। इसमें हम लोग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं।
साथ साथ वेदर मॉडिफिकेशन के और भी कई तरीके होते हैं। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको। ये सारा पार्ट आता है जियो इंजीनियरिंग में। ये सारा किसमें आता है पार्ट? जियो इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा। अब इसके एथिकल इश्यूज क्या है वेदर मॉडिफिकेशन कारण? एक चीज समझिए, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। कॉमन्स की ट्रेजेडी क्या है, मैं कई बार वर्ड रिपीट कर चुका हूं, इवन कल के लेक्चर में भी था। सिचुएशन व्हेन इंडिविजुअल्स एक्टिंग रैशनली इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट nonetheless act irrationally as a collective group by irreparably depleting a resource that is owned in common। अब समझो इस बात को, मैं सिंपल से एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। नदी बह रही है आपके गांव से, इसमें खूब सारी मछलियां, बहुत प्यारी प्यारी मछलियां हैं, और गांव वाले खा खा के मस्त खा जाते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। अब एक दिन किसी की बुद्धि खिसकती है ना, बोलता भाई मेरे को रईस बनना है, हमको क्या करना है, रईस बनना है, ठीक है, हमें पैसे कमाने। ये जाता है, यूजुअली गांव वाले 2 मछली निकाल के लाते, कितने लेके आते थे विलेजर्स? 2 मछली। अब ये मिस्टर एक्स जो है, इनके मन में लालच आ जाता है, ये बोलते हैं 10 मछली मारेंगे, 2 मछली खाएंगे और 8 मछली बेच के आएंगे, है ना। तो अब ये 10 मछली मार रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो बाजू वाले को भी लगा भैया देखो ये तो 10 मछली मार के लाता है, कोई इसको बोलने वाला नहीं है, मेरे को भी लेके आना है, तो मैं भी कमाऊंगा पैसे, है ना। करते करते अब ये 10 मार रहे थे कल, तो फिर जो बाकी के मिस्टर वाई थे वो भी पहुंच जाते हैं 10। वो बोलते मैं 10 क्यों मारूं भाई, मेरे पास ज्यादा टाइम है, मेरे पास ज्यादा कैपेसिटी है, बड़ा सा जाल लेकर के आता हूँ, 15 मारूंगा मैं। अब मिस्टर एक्स को लगता है अरे यार ये वाई तो 15 मछलियां मार रहा है, मेरा शेयर खत्म हो रहा है ना। कल को मैंने नहीं मारा तो सारी मछली तो मिस्टर वाई लेके चले जाएंगे, है ना। तो सारी मलाई मिस्टर वाई के हाथ में चली जाएगी। मिस्टर एक्स अगले दिन बोलते हैं मैं 20 मछली मारूंगा आज। इस तरह करते करते कंपटीशन लगता है, मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने मान लो सब के सब आते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम चंक चोरी करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो मछलियां हैं इवेंचुअली जीरो के बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। चाइना का जो एक्शन है, चाइना का जो एक्शन है, ये पोटेंशियल एग्जांपल है ट्रेजेडी ऑफ द ग्लोबल स्केल, ट्रेजेडी का ग्लोबल स्केल में। क्यों? क्योंकि देखो वेदर मॉडिफिकेशन चाइना एक जगह कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है? ग्लोबली पड़ रहा है। और चूंकि क्लाइमेट जो वेदर है ये सबका अपना अपना रहता है और सबका जॉब है संभालना, तो ये किसी का जॉब नहीं है एक्चुअली। तो सब कोई अपने बेनिफिट के लिए इसको जितना मतलब मैक्सिमाइज कर सकता है उसका डिप्लीशन वो कर रहा है, ठीक है। अनफेयर एंड कास्ट अ नोटेबल शैडो ओवर द चैंपियंस ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस। इंटरजेनरेशनल एथिक्स भी इसमें आ जाता है कि भाई आप अपने बच्चों को, एक कहावत कही जाती है, वी हैव नॉट बोरोड दिस एनवायरनमेंट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हमने सॉरी वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस एनवायरनमेंट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, फिर से वो ध्यान रखना, पहली बार बोला था बोरोड, वो गलत था, ठीक है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस planet from our ancestors, but we have borrowed it from our progenies. Is it clear? हमने अपने पूर्वजों से इस धरती को उधार नहीं लिया, इस धरती को इनहेरिट नहीं किया, इस धरती के वंशज नहीं बन के आए हैं, बल्कि हमने अपने वंशजों से इसे उधार लिया है। हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के पास क्या छोड़ना चाहते हैं? एक पॉल्यूटेड खाली वाली नदी, या कि एक सस्टेनेबल वे में चल रही नदी। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को काउंटर करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। पूल्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे सारे विलेजर्स को बताया जाए देखो मछलियां कहीं नहीं जाने वाली, और सस्टेनेबली करोगे तो ढंग से होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। अगर किसी के मन में लालच आया कि भैया मैं 20 की वजह 30 मारूंगा, इसके मन में भी वही लालच आएगा, कल को 40 मारेगा, करते करते एक दिन सारी मछलियां खत्म हो जाएंगी, सारे सारे भूखों मरोगे। तो ये चीज इनको समझानी पड़ेगी, ठीक है, इनको ओनरशिप दिलवानी पड़ेगी, देखो ये तुम्हारी अपनी खुद की चीज है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्यों होता है? क्योंकि ओनरशिप क्राइसिस होता है। कौन इसका ओनर है? कोई ओनर नहीं है भाई, कोई माई बाप ही नहीं है, जिसका मन करे उस वहीं आके मंदिर के घंटे की तरह बजा के चलता बने, ठीक है। तो ओनरशिप क्राइसिस है यहाँ पे मेजर इशू है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैन डिस्टर्ब मॉनसून ट्रिगरिंग अ ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन जो है ये बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का, बट डेटा का यहाँ पे टोटली एब्सेंट है। टेक्नोलॉजी जो है प्रीकर्सर है मैन मेड डिजास्टर्स का। आप देखो जितने भी अभी तक डिजास्टर्स मैक्सिमम हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्शन, है ना। वी आर लिविंग इन द एंथ्रोपोसीन, क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रोपोसीन, ध्यान रखिए, एंथ्रोपोसीन, ठीक है। आपका कोई दोस्त हो जो एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ रहा हो, प्लीज डू डिस्कस दिस टर्म विद हिम। अगर नहीं है तो गूगल बाबा की जय, प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोसीन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। यस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है।
दोस्तों अगर कोई दिक्कत लगती है, अच्छा मैं वे फॉरवर्ड तो बताना ही भूल गया, हाँ जी, तो वे फॉरवर्ड यही पढ़ा देते हैं आपको। देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, बहुत वाहियात आइडिया है बट स्टिल लिख सकते हो, क्योंकि जैसे यूएन हो गया, काम कर रहे हैं बट इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मोर रिसर्च इज नीडेड, ऑब्वियस सी बात है, तो हमेशा बहुत जेनरिक है, और साथ साथ इमेजिनेशन चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, जो आप लोग कर सकते हैं एज एन आईएएस, एज अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू स्टडी हार्ड एंड बी बेटर देन टुमारो, ठीक है, सॉरी बी बेटर देन यस्टरडे, आई एम रियली सॉरी, बी बेटर देन यस्टरडे, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे अगर रीच आउट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मेरी आईडी है डी प्रकाश, मेरा नाम है डी प्रकाश 03, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और बाकी सारी आईडी जो एजुकेटेड सेपियंस की जो टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज यूपीएससी विथ डीपी। तो ध्यान रखिए इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, जेन्युइनली अ लॉट, ठीक है। Yes, my dear friends, let us end this lecture over here itself. I hope आपको कुछ नया समझ में आया, कुछ पसंद आया है, और आप अपने आंसर्स को बेटर तरीके से लिख पाओगे, प्रीलिम्स को बेटर तरीके से टैकल कर पाओगे। दोस्तों अगर कुछ नया सीखा है तो प्लीज यू लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप ही लोग हमारी स्ट्रेंथ है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।